हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये आपकी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की क्लास शुरू हो गई है और आज आपकी इसी संबंध में तीसरी क्लास है। और हम आपका जो पेपर नंबर 2 है, मेन सब्जेक्ट 50 नंबर का आपके पेपर में आता है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। सबसे पहले हमने इसी सब्जेक्ट को चुना है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी पड़ता है और आपके कॉमन भी है। यूपी टेट और सुपर टेट तक आपका यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए हमने सबसे पहले इस विषय को चुना है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज आपकी तीसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का। दूसरी क्लास में हमने आपका टॉपिक पहला डिस्कस किया था। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहला टॉपिक था आपका संस्थागत नियोजन एवं अर्थ, आवश्यकता, महत्व, प्रकार क्या थे, वो सब चीज़ें हमने संस्थागत नियोजन के बारे में बहुत अच्छे से कल डिस्कस की थी। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे प्रबंधन, उसका अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, क्षेत्र एवं अवधारणा। इन सभी टॉपिक्स को हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और हाँ गाइस, आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एक ही बार में इतना अच्छे से डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ कि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सभी प्रशिक्षु साथी को नमस्कार। जो लोग अभी जुड़े हैं सभी अपने दोस्तों को अपने ग्रुप्स में एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी प्रशिक्षु साथी क्लास से जुड़ पाए। ठीक है दोस्तों। और हाँ गाइज, आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। मैं पहले ही बता देती हूँ, ऑनलाइन शिक्षण डीएलएड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है या कमेंट बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा क्लास खत्म होने के बाद। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ आपको वहीं मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी किए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज की क्लास में हमारा जो प्रकरण है वह है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ये शब्द से आप लोग काफ़ी हद तक परिचित होंगे क्योंकि आपने बहुत जगह इसका यूज़ किया है अपनी डेली लाइफ में और कितनों को करते हुए देखा भी है। तो आज हम इसी का विधिवत तरीके से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि क्या महत्व है इसका, आपके सिलेबस में कितना पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बार यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है पूरे सिलेबस में, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चंस बने हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर में। तो चलिए, हमारा टॉपिक है प्रबंधन। सबसे पहले जानेंगे प्रबंधन का क्या अर्थ होता है। दोस्तों, उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। यानी आप लोग यहाँ से क्या समझे कि जितने भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध है हमारी संस्था में, उसको हम पूरी दक्षता के साथ और पूरे प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करें। ठीक है। और वहाँ पर जितने भी लोग कार्यरत हैं उनके बीच समन्वय स्थापित करें ताकि जो हमारी संस्था के लक्ष्य है उनकी प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। यही होता है प्रबंधन। यानी जितने भी हमारे पास संसाधन हैं, चाहे वो कोई हमारे संस्था में कार्य करने वाले लोग हो, ठीक है, या फिर कुछ अन्य संसाधन हो, उन सब के बीच समन्वय स्थापित करना ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके, वही प्रबंधन कहलाता है। क्लियर हो गया। अब आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। ये क्वेश्चन आपका कि प्रबंधन का क्या अर्थ होता है, क्या परिभाषा होती है, 2017 बीटीसी 2019 दोनों में पूछा गया है। तो अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आपका पेपर में बन सकता है। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करेगा, हम आगे आगे चलेंगे तो आपको पता चलता जाएगा कि अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो कैसे आप लोग समझेंगे कि उसने पूछा क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट लाइए।
क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छे मन से खुश होकर के पढ़ाई करना है, बोझ नहीं मानना है। समझने की कोशिश करिए अपने आप, आपको ये चीज़ें याद होती चली जाएगी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करनी है, बस आपको ध्यान मेरे पास रखना है। अब हम दोस्तों एक छोटी सी परिभाषा देख लेते हैं जॉर्ज टेरी के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है प्रबंधन के लिए, तो इन्होंने कहा है दोस्तों कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की सुनिश्चित प्रक्रिया ही प्रबंधन है। अरे भैया, यही तो हमने अभी बात की कि हमारे पास जितने भी मानवीय या अन्य संसाधन हैं उन सभी का हमें उपयोग करना है बेहतर से बेहतर तरीके से, ताकि हमारे जो पूर्व निर्धारित उद्देश्य है उनकी हम प्राप्ति कर सके। तो यही बात किसने कही? जॉर्ज टेरी के अनुसार। अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाती है तो आप क्या लिखेंगे कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए मानवीय तथा अन्य संसाधनों का उपयोग करने की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है क्या? प्रबंधन। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमने बात करी, देखिए परिभाषा में ही आप लोग देख रहे हैं मानवीय तथा अन्य संसाधन। इसी से अगली कड़ी को जोड़ते हुए हम अगले बिंदु पर चलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं। अभी तो हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में बात की, वही चीज़ अब यहाँ पर हम डिस्क्राइब करेंगे। और डिस्क्राइब क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए आपका ये क्वेश्चन सीधा सीधा बीटीसी 2016-17 में पूछा गया है, और इधर दूसरे संसाधन की जहाँ हम बात करेंगे बीटीसी 2016 में पूछा गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा करके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है। ठीक है, तो चलिए, जो लोग अभी जुड़े हैं बता दूं, पीडीएफ आपको दी जाएगी, लेकिन समझाएगा कोई नहीं इतनी अच्छी तरीके से जितना मैं आपको कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से बहुत सही तरीके से समझाने की। जो कोई कमी रहती है आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, उसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन क्लास ख़त्म होने के बाद, क्योंकि बीच में कमेंट देखने से मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर समझाना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन के संसाधन कौन कौन से होते हैं। अभी हमने उपरोक्त जो परिभाषा जानी उसी के अंतर्गत लिखा हुआ था कि मानव संसाधन और अन्य संसाधन। अन्य संसाधन में क्या आ सकता है? भौतिक संसाधन। तो इसी प्रकार से हम शैक्षिक प्रबंधन को दो प्रकार के संसाधनों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से? मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन कौन से होते हैं, भौतिक संसाधन कौन से होते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है आपका। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात की जाए मानवीय संसाधन की। आपको नाम से ही क्लियर है कि मानव शब्द इसमें प्रयोग हुआ है, तो यानी मानव से संबंधित जितने भी यहाँ पर संसाधन होंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। अब किसी शैक्षिक संस्था के मानव संसाधन क्या हो सकते हैं? संसाधन का मतलब होता है रिसोर्सेज, इंग्लिश में अगर बात करें, यानी जिनका उपयोग करते हैं हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए। एक शैक्षिक संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भैया मानव संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी, क्योंकि आप लोग आगे जानेंगे संसाधन में कौन कौन आते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट। देखिए, जैसे प्रधान अध्यापक, ये मानव संसाधन है। जितने भी आपके शैक्षिक संस्था से जुड़े हुए मनुष्य है, मानव है, लिविंग थिंग्स है, कहने का मतलब वो सभी मानवीय संसाधन में आ जाएंगे। जैसे शिक्षक, ठीक है, प्रधान अध्यापक हो गया, शिक्षक, छात्र, समुदाय। समुदाय में कौन कौन लोग आएंगे? जैसे ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ, ये सभी मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें पेपर में क्वेश्चन कैसे बना था आपका, ये बीटीसी 2016-17 में पूछा गया प्रश्न है। तो आपसे पूछा ये गया था कि शैक्षिक प्रबंधन में प्रयोग होने वाले मानवीय संसाधन के बारे में बताइए कौन कौन से होते हैं। तो इस तरीके से आपको बस क्या बताना था यहाँ पर, और आपका एक नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाता कि प्रधान अध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय। समुदाय में आते हैं ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। ये हो गया आपका मानव संसाधन। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने दोस्तों को आपने बुला लिया है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि सभी साथ में क्लास का लाभ उठा पाए। अब हम दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे भौतिक संसाधन की।
भौतिक संसाधन का क्वेश्चन अलग से आपके पेपर में पूछा गया था। यहाँ क्या होगा दोस्तों, भौतिक संसाधन में क्या क्या चीज़ें आएंगी जो नॉन लिविंग थिंग्स है किसी भी शैक्षिक संस्था की या विद्यालय की अगर बात कर ले, भौतिक संस्थाएं कौन कौन सी होगी, जैसे कक्षाएं, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल का मैदान, ठीक है, ये सभी कैसी है, भौतिक संस्थाएं है, भौतिक संसाधन है, रिसोर्सेज है। शौचालय, स्टाफ रूम, लैब जैसे साइंस लैब हो गई आपकी, ठीक है, कंप्यूटर लैब हो गई, भौगोलिक विज्ञान के लिए कोई लैब हो गई जहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे होते हैं और छात्रों को उन संसाधनों का प्रयोग करके उनके लक्ष्य तक पहुँचाया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब एक बार मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको रिकैप दे देती हूँ कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। दोस्तों, प्रबंधन का अर्थ होता है जहाँ मानव के द्वारा मानव का निर्माण कार्य किया जाए, यानी यहाँ पर मानव के द्वारा ये संसाधन जितने भी है इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग करना ही प्रबंधन कहलाता है कि भैया किसका काम क्या होगा, किससे क्या काम करवाना है, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, मैनेजमेंट के अंदर। इन सबको मैनेज करना कि कौन क्या कार्य करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें एक विद्यालय से लेकर उससे जुड़ी जितनी भी बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी आप कह सकते हैं कार्य योजना, जिसका मूल ध्येय शिक्षा के या संस्थान के लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, वो सभी किसके अंतर्गत आ जाते हैं, संसाधनों के अंतर्गत आ जाते हैं। और उन संसाधनों का सही ढंग से प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। आगे दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछा गया था कि भैया कुशल प्रबंधन बताइए क्या होता है। अब आपने पढ़ा है प्रबंधन, यहाँ पूछ लिया गया कुशल प्रबंधन, तो क्या आप लोग फंस जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एग्जामिनर फंसाने की कोशिश चाहे कितनी कर ले, आपको नहीं फंसना है। कैसे जवाब देंगे कि भैया कुशल प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन का मतलब आपने समझ लिया कि जितने भी आपके पास संसाधन हैं, चाहे वो मानवीय हो या फिर भौतिक हो, उन सभी का प्रयोग करना जिससे कि जो संस्था है उसका उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। लेकिन यहाँ पूछ लिया कुशल प्रबंधन, तो उसका क्या मतलब होगा दोस्तों, किसी भी कार्य से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। यानी आप अगर ऊपर वाली बात भी यहाँ लिखेंगे लेकिन उसमें एक वर्ड ऐड कर दीजिए कि कुशलता पूर्वक संपन्न होनी चाहिए ये प्रक्रिया, तो क्या बन जाएगा, कुशल प्रबंधन बन जाएगा। बाकी बात वही है कि जितने भी संबंधित व्यक्ति होते हैं, संसाधन होते हैं, उनका कुशलता पूर्वक, उनके सहयोग से कुशलता पूर्वक इस प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है, वही कहलाती है कुशल प्रबंधन। ठीक, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से कर ले, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया नोट्स के साथ आपको क्लास आगे तक मिलती रहेंगी। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा एफर्ट्स मैं आपके लिए लगाती चली जाऊंगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा समय लगता है आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करने में। ठीक है, बहुत सारे बुक्स और आप कह लीजिए कि बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू ये चीज़ें कलेक्ट की जाती है ताकि आपको बेस्ट मिल सके। ठीक है, और कहीं से कोई क्वेश्चन आपका ना छूटे और आगे भी आपको काम आए, उस तरीके से। आगे हम दोस्तों जानेंगे प्रबंधन की विशेषताएं। ठीक है, यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, क्या क्या विशेषताएं होंगी प्रबंधन की। सबसे पहले हम बात करें, लिमिटेड पढ़ेंगे और सटीक पढ़ेंगे। आपको ज़्यादा विशेषताएं यहाँ पर याद नहीं रखनी है, आती है पेपर में, ये बात साफ है। तो कैसे करेंगे, देखिए कुछ 4 से 5 बिंदु हम लोग जानेंगे और वही आपको भी समझनी है और याद रखनी है। प्रबंधन की विशेषताओं में सबसे पहले प्रबंधन की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, सार्वभौमिक होती है। ठीक है, सार्वभौमिकता होती है, यानी इसको हम कहीं सबके लिए एक जैसी होती है। प्रबंधन की प्रक्रिया कहीं भी कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, या सार्वभौमिक होती है, सभी के लिए होती है। आगे बात करें, दूसरा विशेषता क्या होगी कि जो प्रबंधन है वो बहुआयामी होता है, बहुत सारे आयाम होते हैं इसके।
प्रबंधन समन्वित प्रक्रिया है, यानी जितने भी संसाधन होते हैं, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, उन सब के बीच में समन्वय स्थापित करने की एक प्रक्रिया होती है। अगला बिंदु है प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। प्रबंधन किस लिए किया जाता है? ताकि जो हमने अपना लक्ष्य उद्देश्य निर्धारित किया है वहां तक हम सभी पहुंच सके। इसीलिए क्या हो गई, प्रबंधन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है तो अपने आप ये चीज़ें याद हो जाएगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। आगे बात करें, अगला बिंदु है प्रबंधन मानव जीवन को प्रभावित करता है। बिल्कुल करता है कि यदि प्रबंधन को हम सही ढंग से नहीं करेंगे तो उसका हर्जाना आपको आगे आने वाले रिजल्ट में जो उत्पाद मिलता है, प्रबंधन के बाद जो कार्य किया जाता है उसमें यदि सही से प्रबंधन ना किया जाए तो वहाँ पर आपको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है, तो यानी मानव जीवन को प्रभावित करता है। आगे हम बात करेंगे प्रबंधन के क्षेत्र, यानी कहाँ कहाँ फैला हुआ है प्रबंधन। क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ तक हम प्रबंधन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने वैसे तो ब्लैक एंड ब्लू पेन का यूज़ किया था, लेकिन ये सब कुछ पीडीएफ बनाने के चक्कर में ब्लैक दिख रहा है, सो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। आगे से मैं कलरफुल पेन्स का यूज़ करूँगी या फिर इनकी पीडीएफ बनाऊँगी, और पीडीएफ बनेगा तो और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। पीडीएफ नहीं, सॉरी, पीपीटी के माध्यम से आपको उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको मज़ा आने वाला है उस क्लास में। ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं सभी चीज़ों को मैनेज करूँगी, बस आप लोग साथ अपना बनाए रखिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रबंधन के क्षेत्र की, यानी स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। पहला बिंदु आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं संसाधनों का प्रबंधन। आपको क्या करना होता है? सबसे पहले प्रबंधन के क्षेत्र में जितने भी आपके पास संसाधन हैं, उपलब्ध संसाधन हैं, उन सभी का प्रबंधन करना होता है। कौन कौन से संसाधन हैं आपके पास? मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन के बारे में हमने जान लिया कि कौन कौन से मानवीय संसाधन होते हैं, जैसे अध्यापक, छात्र, ठीक है, शिक्षक सहायक जो संस्थाएं होती है वो सभी उसमें आ जाएगा। तो आगे बात करें, दूसरे संसाधन आपके भौतिक संसाधन होते हैं। जितने भी आपकी भौतिक वस्तुएं होती है, जैसे आपका क्लासरूम हो गया, ठीक है, और प्लेग्राउंड हो गया, वॉशरूम, और जितने भी मतलब भौतिक संसाधन होते हैं उसमें चाहे चौक, डस्टर, लाइब्रेरी, सब चीज़ें आ जाती है भौतिक संसाधन में। तीसरा जो संसाधन होते हैं वह होते हैं वित्तीय संसाधन, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं उस संस्था के पास, तो उन पर भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अगला बिंदु बात करें तो कार्य वितरण तथा निष्पादन। जो आप लोग प्रबंधन करते हैं तो प्रबंधन के अंतर्गत सबसे पहला और ज़रूरी काम क्या होता है? कार्य वितरण। वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। जितना भी कार्य होता है किसी संस्था में उस कार्य को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी प्रधान अध्यापक का ये कार्य होगा, छात्रों का कार्य अलग होगा, ठीक है, जितना स्टाफ है उनका कार्य अलग होगा, तो यानी जितना भी उनका कार्य है उसका वितरण तथा निष्पादन करना, ये आपका जो सेकंड बिंदु है वो है। तीसरा बात करते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन दोस्तों इवैल्यूएशन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, इवैल्यूएशन, ठीक है। साथ साथ मैं आपको बताती हुई चलूँगी ताकि अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो वो भी समझ पाए। दोस्तों मूल्यांकन में क्या होता है कि जितना भी हम इस प्रक्रिया को कर रहे हैं उसमें एक बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना कि हम लोग अभी कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है, हमें कहाँ तक जाना है, क्या हमारे उद्देश्य है, उनको हम कैसे प्राप्त करेंगे। और जब हम जितनी भी प्रक्रिया हमने अपनाई, चाहे वो आप कह सकते हैं कि नियोजन की हो, नियोजन के बाद हमने प्रबंधन की प्रक्रिया अपनाई, उसके बाद जो फाइनल रिजल्ट मिला क्या वो उसके अकॉर्डिंग था जो कि हमने शुरुआत में अपने लिए एक उद्देश्य स्थापित किया था। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर देखना, इन सभी चीज़ों को जांचना ही क्या कहलाएगा? मूल्यांकन कहलाएगा। आगे बात करते हैं, चौथा बिंदु आप देख पा रहे हैं शिक्षण प्रबंधन, यानी शिक्षण के कार्य को प्रबंधन करना। जैसे सबसे पहले है नियोजन करना। अभी हमने इससे पहली क्लास में नियोजन के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। जितने भी प्रशिक्षु ऐसे हैं जो इसी क्लास से पहले जुड़े हैं तो इससे पहली क्लास को ज़रूर देखिए, आपका बेस क्लियर हो जाएगा ताकि आगे आने वाली चीज़ों में आपको
बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। नियोजन करने के बाद दोस्तों व्यवस्था करना। नियोजन करने में क्या था कि हमने योजना बनाई कि हमें क्या क्या कार्य करना है। उसके बाद क्या करेंगे, व्यवस्था। व्यवस्था यानी हमें इसके लिए क्या क्या आप कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इस योजना को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हमने योजना के समय निर्धारित किया था। तो उन संसाधनों की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। उसके बाद क्या है, तीसरा बिंदु, अग्रसरण करना यानी उनको फॉलो करना। जो हमने एक प्लान बनाकर तैयार किया है उसको फॉलो करना अग्रसरण करना कहलाता है। देन बाद में होता है नियंत्रण करना यानी कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग, जो भी हमने कार्य के लिए संसाधन इकट्ठा किए, ठीक है, उस पर हमारा काम चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, फिर उसको हम नियंत्रित करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने गोल से भटक जाए। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, एक शैक्षिक प्रबंधन के लिए इन सभी चीज़ों का होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इससे अगली क्लास में आप लोग विद्यालय प्रबंधन के बारे में जानेंगे, जिसमें आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से डीपली क्लियर हो जाएगी। सो डोंट वेरी, अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी कहीं पर चूक हुई है तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इससे अगली जो आपकी क्लास होगी विद्यालय प्रबंधन की, उसमें आप लोगों को इन सभी चीज़ों को एक बार फिर से बहुत अच्छे तरीके से अलग ढंग से पेश किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको जिन भी प्रशिक्षुओं को ऐसा है कि जो परिभाषा मैंने सबसे शुरुआत में बताई उसको याद रखने में थोड़ी बहुत भी यदि कहीं प्रॉब्लम है, हालांकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने उसको समझ लिया है और समझने के बाद वो आपकी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और परिभाषा बता देती हूँ क्योंकि बहुत ही छोटी सी है और एक बार देखने में ही आपको समझ आ जाएगी। ये परिभाषा है मैरी पार्कर के अनुसार। मान लीजिए अगर थोड़ी सी हड़बड़ाहट में एग्जाम पेपर में आपको वो बड़ी सी परिभाषा याद नहीं आती है तो आपको ये बिल्कुल याद रहने वाली है, क्योंकि प्रबंधन को देखते ही आप समझ जाएंगे कि प्रबंधन का अर्थ होता है दूसरों से कार्य करवाने की कला। दूसरों से कैसे काम करवाना है, इस कला को प्रबंधन कहते हैं। ये हो गई यदि हम एक लाइन में पूरी बात कहना चाहे कि प्रबंधन का अर्थ होता है दूसरों से कार्य करवाने की कला। जितने भी हमारे शैक्षिक संस्थान में मानवीय संसाधन हैं उनसे कैसे काम करवाना है, उस कला को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन कहते हैं। समझ में आई बात? बहुत अच्छे से, मज़ा आ गया? बिल्कुल, प्रबंधन होता है दूसरों से कार्य करवाने की कला। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, सभी लोग लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है क्लास तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन की अवधारणा क्या होती है? इसमें दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे क्योंकि इससे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी प्रबंधन के बारे में। दोस्तों प्रबंधन के बारे में हमने बहुत अच्छे से उसका अर्थ, परिभाषा बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब इसकी अवधारणा के बारे में जानिए। प्रबंधन उद्देश्य पूर्ति हेतु कार्य को प्रभावी ढंग तथा दक्षता से पूर्ण करने की प्रक्रिया है। क्या है प्रबंधन? क्या होता है? अपने उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु किसी भी कार्य को प्रभावी ढंग से करना है, पूरी दक्षता के साथ करना है, और इस कार्य को करने की प्रक्रिया ही, प्रभावी और दक्षता से करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 3 टर्म्स का यूज़ किया, प्रभावी ढंग, दक्षता और प्रक्रिया। इसके बारे में जान लेते हैं कि प्रभावी ढंग से कैसे कार्य होगा। भाई ये भी तो पता होना चाहिए कि प्रभावी ढंग कौन सा है कार्य करने का। तो प्रभावी ढंग से यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि प्रभावी ढंग से कहने का मतलब है कि कार्य को समय पर समाप्त करें और उसका परिणाम प्राप्त करें। जो हमने पहले सोचा हुआ था उसे ही हम प्रभावी ढंग कह देते हैं कि यदि हमने जैसा सोचा था वैसा हमें परिणाम मिल जाता है और समय पर कार्य संपन्न हो जाता है तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि भैया कार्य तो बहुत प्रभावी ढंग से हुआ। अब दूसरा बिंदु यहीं पर आप लोगों ने यहाँ पर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वह है दक्षता। दक्षता क्या होती है? दक्षता से कैसे करें कार्य, यानी कार्य को सही ढंग से और न्यूनतम लागत से करना, कम से कम खर्च उसमें हो और कार्य हो बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी कम से कम एक्सपेंस हो और जो रिजल्ट है वो बेस्ट निकले। तीसरा बिंदु जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, इस परिभाषा में आप कह लीजिए अवधारणा के अंतर्गत आया था, वह है प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों? शुरुआत से लेकर अंत तक जितनी भी हमने क्रियाएं की, चाहे वो योजना बनाने की हो, ठीक है,
कंट्रोलिंग की हो, यानी आपने अभी ऊपर जाना था, प्रबंधन की हो, कोई भी क्रिया हमने बीच में अपनाई उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, वो प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो तीनों टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई कि प्रभावी ढंग से कार्य करना, दक्षतापूर्ण तरीके से कार्य करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन होती है। बहुत अच्छे, यहाँ पर इसी के साथ आपका ये आज का टॉपिक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इस इमेज के थ्रू आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपको क्या दिखाया जा रहा है कि मानवीय संसाधन है, ये आपके मानवीय संसाधनों के बीच समन्वय स्थापित हो रहा है। कुछ भौतिक संसाधन भी यहाँ आसपास आपको दिख रहे हैं, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं भौतिक संसाधन। तो इन भौतिक संसाधनों का, मानवीय संसाधनों का दक्षतापूर्ण तरीके से और सही समय पर पूरा करना अपना उद्देश्य क्या कहलाता है? प्रबंधन होता है। बिल्कुल सही बात है, क्लियर हो गया आपको प्रबंधन का टॉपिक। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रबंधन का टॉपिक आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। सो गाइज, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। यदि आपको क्लासेस पसंद आई है तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए पीडीएफ के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और सभी प्रशिक्षुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। और गाइज, नोट्स आप लोग अपने हाथ से बनाइए, पीडीएफ को कभी सेव करके रखते रहे आप लोग, उससे काम नहीं चलेगा। नोट्स साथ साथ बनाते हुए चलिएगा अपने। सो आपसे कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।